बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। देख रहे हैं आप व्लॉगमेंट्री और एक मरतबा फिर आपका मेज़बान साद ज़ाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। और नाज़रीन आज का व्लॉग बुनियादी तौर पर दो हिस्सों में मैं बनाऊंगा। ये इसका पार्ट 1 है, इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 अगली एपिसोड जो है वो आपको बहुत जल्द वो भी मिल जाएगी। आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं काफ़ी डिफरेंट टॉपिक है और मैं नॉर्मली इन टॉपिक्स पे काम नहीं करता, लेकिन ये टॉपिक ऐसा मुझे महसूस हुआ कि इस पर बहुत कम काम हुआ है, वर्किंग बहुत कम है, तो इस पर काम होना चाहिए। और आज हम बात करेंगे, टाइटल में आपने पढ़ लिया होगा, थंबनेल में भी देख लिया होगा, द वन एंड ओनली गामा पहलवान के हवाले से। इस वीडियो में आपको जिन चीज़ों के बारे में जानने का मौका मिलेगा इस व्लॉग में, उसमें गामा के बारे में, गामा के ख़ानदान के बारे में, ये वर्जिश क्या किया करते थे, बैनुल अक़वामी कौन कौन से बड़े मुकाबले इन्होंने जीते, फिर लाहौर में ये हिजरत करके कैसे पहुँचे, और इसके साथ साथ इनकी जो मौत है वो कैसे वाक़या हुई और इनकी कब्र की क्या बुरी हालत है इस वक्त। ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको जानने का मौका मिलेगा। प्लस इसके साथ मैं आपको गामा के हवाले से एक कैरेक्टर भी बताऊंगा जो हमारी बहुत ही मशहूर, एक जो हम वीडियो गेम्स खेलते हैं उसमें जो गामा का कैरेक्टर इस्तेमाल किया गया है उसके बारे में भी जानने का मौका मिलेगा। तो रिक्वेस्ट वही होगी जो हमेशा करता हूं कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं गामा के हवाले से। गामा का अगर असल नाम मैं आपको बताऊँ तो उसका असल नाम मोहम्मद बख्श था। मोहम्मद बख्श इसका असल नाम था और इनका ताल्लुक़ अमृतसर का एक नवाही गाँव है जिसे हम जब्बूवाल कहते हैं, वहाँ से इनका ताल्लुक़ था। और ये एक मुसलमान कश्मीरी पहलवान ख़ानदान था, बट फैमिली से ये बिलोंग करते थे और ये अभी तक ये सिलसिला वैसे ही चलता आ रहा है। अगर गामा की खुराक के बारे में मैं आपको बताऊं तो नाज़रीन आप जानकर सुनकर हैरान होंगे कि महाराजा ऑफ दित्ता जो स्टेट के ऑनर थे या स्टेट के महाराजा थे, वो रोज़ाना की बुनियाद पर गामा को जो सप्लाई फराहम करते थे खुराक की, आप सुनिए ज़रा। 2 बकरे, 3 सेर मक्खन, 6 गैलन दूध, 3 टोकरियाँ फल फ्रूट्स वगैरह की, इसके साथ साथ 20 पाउंड बादाम की सरदाई। नाज़रीन ये इनकी रोज़ाना की खुराक हुआ करती थी गामा पहलवान की। और जो शख्स इतनी ज़्यादा खुराक ले रहा है उसको डाइजेस्ट करने का तरीक़ाकार क्या होता था कि वो रोज़ाना गामा पहलवान 5000 बैठकें और 3000 डंट लगाया करते थे। 3000 डंट और 5000 बैठ के इनकी रोज़ाना की एक्सरसाइज हुआ करती थी। प्लस अखाड़े में जो वो एक्सरसाइज करते थे वो एक सेपरेट था। जब कोई शख्स इतनी खुराक खा रहा है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी इस तरह की एक्सरसाइज करना ज़रूरी हो जाती है। अच्छा, इनका जो नाम फैलना शुरू हुआ, सबसे पहले इनसे पहले या इनके समझ लें कि सीनियर जो थे उनमें एक पहलवान हुआ करते थे जिनका नाम रहीम बख्श सुल्तानी वाला था और इनका ताल्लुक़ गुजरावाला से था और ये भी बट फैमिली से ही बिलोंग करते थे। गामा पहलवान ने महज 17 साल की उम्र में अपने से 10-12 साल उम्र के बड़े पहलवान को चैलेंज कर दिया। जब ये चैलेंज किया गया तो उस वक्त लोगों ने ये महसूस किया कि आने वाला वक्त जो है वो गामा पहलवान का ही आते हैं। वो ये कहते हैं कि टेक्निक के एतबार से इमाम बख्श जो बड़े भाई थे वो ज़्यादा मुस्तनद थे, ज़्यादा बेहतर थे, जबकि ताकत के एतबार से गामा पहलवान ज़्यादा मुस्तनद काउंट किए जाते थे। इनका दोनों में आपस में जो अगर हम कंपैरिजन करके देखें और आपस में अगर हम मुकाबला देखें तो उसमें बहरहाल एज गामा पहलवान को ही होता था, छोटे भाई को होता था। अच्छा, होता ये है नाज़रीन कि 1910 में एक बेंजामिन नामी एक शख्स था, वो गामा पहलवान और इनके बड़े भाई इमाम बख्श पहलवान दोनों को इंग्लैंड ले जाते हैं, यूरोप की तरफ जो है वो इनको लेकर जाते हैं, सफ़र करवाते हैं। अब वहाँ पर इनके दुनिया भर के रेसलर्स चैम्पियनशिप खेलने के लिए आए होते हैं, हैवी वेट, और कोई भी नाज़रीन जो रेसलर है, जो वेट लिफ्टर कह लें, रेसलर कह रहे हैं, इनके मुकाबले में आता ही नहीं है, इनसे देखकर ही डर जाता है, इनके मुकाबले में नहीं आ पाता। फिर आखिर में एक बड़ा मशहूर अपने दौर का सबसे बड़ा रेसलर जो था इंटरनेशनली, जिसका नाम ज़ुबिस्को बताया जाता है, वो गामा को चैलेंज करता है और गामा और इनके दरमियान मुकाबला 1910 में होता है यूरोप में, लंदन के अंदर। और जब मुकाबला होता है तो उस मुकाबले में कहा यह जाता है कि इब्तिदा में थोड़ा सा गामा पहलवान डोमिनेट करता है, लेकिन उसके बाद ये मुकाबला 2 घंटे तक कंटिन्यूसली जारी रहता है। और नाज़रीन 2 घंटे के गुजर जाने के बावजूद भी कोई भी रिज़ल्ट मौसूल नहीं हो पाता, मुकाबला टाई करार दे दिया जाता है। जब मुकाबला टाई करार दे दिया गया
तो उसके बाद दोबारा मुकाबला ऑर्गेनाइज़ किया गया, दोबारा डेट अनाउंस की गई, लेकिन अब की बार ज़बिस्को ने जो मुकाबला है वो नहीं लड़ा, उसने उससे विड्रॉ कर लिया और उसके बाद गामा को रुस्तुम ज़मा का टाइटल दिया गया। दर हकीकत ये उर्दू में नाम था रुस्तुम ज़मा, असल में जो ये टाइटल था वो था वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन। उसको जब हम उर्दू में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम रुस्तुम ज़मा कहते हैं और वही नाम और वही टाइटल सारी ज़िंदगी इनके साथ मंसूब रहा। इसके बाद 1928 में 8 साल के बाद ज़बिस्को का और गामा पहलवान का दोबारा मुकाबला होता है, लेकिन अब की बार ज़बिस्को को कहा यह जाता है, जो नाज़रीन हिस्ट्री में बयान किया गया है वो ये है कि गामा ने ज़बिस्को को महज 30 सेकंड में पछाड़ दिया। 30 सेकंड के अंदर मुकाबला ख़त्म हो गया, यानी हाफ मिनट के बाद ये मुकाबला लखनऊ में मुनक्किद किया गया था और जो आधे मिनट के अंदर ही बर्खास्त हो गया, ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद गामा को जो है वो जीत गए। नाज़रीन, गामा की ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1902 में, जी बिल्कुल 1902 में महज 22 साल की उम्र में गामा ने तकरीबन 1200 किलो भारी वज़नी, आप एक स्टोन कह लें, पत्थर कह लें, उसको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था। और ये पत्थर बारवदा म्यूज़ियम सियाची बाग में आज भी महफूज है, वहाँ रखा गया और उसमें ये बताया गया है कि मोहम्मद बख्श नामी एक पहलवान ने इसको उठाया था और इसको एक जगह से दूसरी जगह लिफ्ट किया था। और नाज़रीन, बाद में इस पत्थर को लिफ्ट करने के लिए बाकायदा तौर पर क्रेन मंगवानी पड़ी थी। तो जो काम क्रेन से किया गया वो गामा ने 22 साल की उम्र में अपने हाथ से कर दिखाया था। आज के दौर में अगर हम रेसलर्स देखें तो WWE में हम देखते हैं, वो ऑब्वियसली वो तो एक एंटरटेनमेंट बेस्ड है, लेकिन उसमें भी दिखाया जाता है कि सर फट जाते हैं, खून निकला होता है, मार धाड़ की जाती है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें किस तरह की वो स्क्रिप्टेड आपको दिखाते हैं। लेकिन ये जो उस दौर के पहलवान होते थे ये बड़े सादे लोग होते थे नाज़रीन, ये बड़े सीधे सादे लोग होते थे, इनमें कुछ ज़्यादा तेज़ तरार मामलात नहीं होते थे, बड़े डाउन टू अर्थ लोग होते थे। मैं आपको एक गामा के हवाले से एक वाक़या सुनाता हूँ, बड़ा मशहूर वाक़या है और मैं बहुत इम्प्रेस होता हूँ जब भी मैं ये वाक़या दोबारा सुनता हूँ कि एक दफ़ा गामा पहलवान बाज़ार में जा रहे थे तो किसी फ्रूट बेचने वाले से उनकी किसी बात पर अनबन हो गई। तो अब फ्रूट वाला कुछ कर सकता नहीं था, ज़ाहिर है उसको मालूम था कि आगे गामा पहलवान खड़ा हुआ है। तो उसने क्या किया कि उसके पास जो हम वेट के जिसको हम पंजाबी में वट्टे कहते हैं या जिसको हम बाट कहते हैं वो पड़ा हुआ था। उसने आओ देखा ना था, उसने वो बाट उठाया और दे मारा सीधा गामा के सर पे। अब गामा ज़ाहिर है एक ताकतवर आदमी था, जब उसके सर पे लगा खून इनमें ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होता है, तो कहते हैं कि पूरा एक जो है फुवारा खून का फूट पड़ा। अब लोग ये देख रहे हैं मंजर सारा और उन्होंने कहा कि अब जो है इस शख्स की शामत आई और अब ये बचने वाला नहीं है। रुस्तुम ज़मा का सर इसने जो है भरे बाज़ार में फाड़ दिया है। अब वहाँ पर गामा क्या करता है कि उसने यहाँ पर अपने कंधे पे एक साफ़ा रखा हुआ था, उसने वो साफ़ा उठाया, अपने सर पे एक पट्टी की तरह उसको बांधा और आराम से घर चला गया। लोगों ने पूछा कि पहलवान जी आपके साथ इसने ये काम किया और आपने उसको माफ़ कर दिया या आप कुछ कह नहीं रहे? तो उन्होंने कहा कि यार ये एक कमज़ोर सा आदमी है, मैं इसको क्या कह सकता हूँ, इसने अपने ज़र्फ़ के मुताबिक काम किया, मैं अपने ज़र्फ़ के मुताबिक काम कर रहा हूँ। यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इन लोगों में कितना ज़र्फ़ हुआ करता था। 1947 में तकसीम के बाद ये ख़ानदान अमृतसर से हिजरत करके पाकिस्तान आ गया और दाता साहब की बैक साइड की एक जगह है जिसको हम मोहनी रोड कहते हैं, मोहनी रोड पर ये पूरी फैमिली शिफ्ट हो गई। अब मोहनी रोड पर जब ये शिफ्ट हुई तो 47 में आपको पता है ऑब्वियसली बड़े अनफॉर्चुनेटली चल रहे थे दंगे फसाद, मुसलमान भी उसमें इन्वॉल्व थे, हिंदू भी इन्वॉल्व थे। तो ये कहा जाता है कि गामा पहलवान और इसकी फैमिली ने बहुत से हिंदू ख़ानदानों की हिफाजत की, उनको बचाया और उनको बाहिफाजत जब तक यहाँ से निकाल कर बॉर्डर क्रॉस करवा के इंडिया शिफ्ट नहीं कर दिया तो ये पूरा ख़ानदान एक्टिव रहा, उनको तहफ़्फ़ुज़ देता रहा। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये लोग कितने नेक दिल लोग हुआ करते थे। इसके बाद आगे थोड़ा सा ये इसकी गामा की पूरी फैमिली के बारे में और आपको इसके बैकग्राउंड के बारे में बताया। अब थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से आपको मैं बताता हूँ। गामा इंटरनेशनल एक रेसलर था, इंटरनेशनल एक फाइटर के तौर पर कंसीडर किया जाता था और दुनिया के बड़े बड़े फाइटर्स और दुनिया के बड़े बड़े जो रेसलर्स हैं वो गामा को आइडलाइज करते थे। एक बहुत ही मशहूर कैरेक्टर है जिनकी बड़ी अर्ली एज में डेथ होगी, ब्रूस ली।
ब्रूस ली ने अपनी एक किताब लिखी थी जिस किताब का नाम मैं आपको बताता हूँ, द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग ह्यूमन बॉडी, जिसमें उन्होंने अपने बॉडी के बारे में सारी चीज़ें बताई थी, अपनी एक्सरसाइजेस के बारे में बताई थी। और उस किताब में उन्होंने बाकायदा तौर पर गामा पहलवान और उसकी एक्सरसाइजेस का जिक्र किया है। और ये भी वो कहते हैं कि मैं बाकायदा तौर पर उस चीज़ को फॉलो किया करता था। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। एक बड़े मज़ेदार चीज़ आपको मैं बताता हूँ, जो भी 90s के इरा के लोग हैं मेरे एज के, उन्होंने ऑब्वियसली गालिब इम्कान है कि उन्होंने वो जो गलियों में टोकन वाली गेमें होती थी वो खेली होंगी। एक गेम हुआ करती थी स्ट्रीट फाइटर के नाम से, और उस गेम के अंदर एक कैरेक्टर है जिसका नाम है ड्यूरन मिस्टर। ड्यूरन मिस्टर दर हकीकत गामा पहलवान का कैरेक्टर है। मैं यहाँ पर आपको तस्वीर भी उसकी शेयर कर देता हूँ। आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल उसी तरह बड़ी बड़ी मूछें, उसी तरह बड़ा सा जिस्म, उसी तरह का कद, उसी तरह का हेयर स्टाइल, वो दर हकीकत गामा पहलवान का कैरेक्टर है जो उस गेम में इंक्लूड किया गया था। अब अगर उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो गामा की 2 बीवियां बताई जाती हैं, और 2 बीवियों से उन्हें 5 बेटे हुए। लेकिन शायद अल्लाह को मंजूर ही नहीं था कि गामा के बाद कोई जूनियर गामा हो, तो उनके 5 के 5 जो बच्चे हैं वो बचपन में ही फोत हो गए। बेटियां उनकी थीं और उन बेटियों में से आगे उनकी नस्ल चली। और वेरी इंटरेस्टिंगली मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की जो मरहूम अहलियाँ हैं कलसूम नवाज़, वो गामा पहलवान की सगी नवासी हैं। ये भी इस फैमिली की ये पूरी एक टर्म जो है वो साथ चलती आ रही है। और गामा पहलवान ने नाज़रीन 50 साल तक कुश्ती की। 50 साल तक ये बंदा रिंग में नाकाबिले शिकस्त रहा। 50 साल तक कहते हैं कि 400 मुकाबले लड़े बड़े बड़े, और 400 के 400 विन किए। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और वीडियो को वाइंड अप की तरफ लेकर मैं जाता हूँ। इनकी मौत कैसे वाक़या हुई इसके बारे में आपको बताते हैं। कहा यह जाता है कि मौत से कुछ अर्सा कबल गामा पहलवान को एक सांप ने डस लिया था, लेकिन बर वक्त उन्हें तिब्बी इमदाद दे दी गई थी, जिससे वो बच तो गए थे। लेकिन ऑब्वियसली एक बुढ़ापे का असर था उन पे, और आहिस्ता आहिस्ता वो कमज़ोर होते चले गए। और कमज़ोर होते होते मई 1960 में जहान फ़ानी से कूच फरमा गए गामा पहलवान। और इन्हें जो दफनाया गया है वो पीर मक्की, जो लाहौर का एक मशहूर एक मज़ार है, उसके बिल्कुल साथ ही एक छोटा सा कब्रिस्तान मौजूद है। उस कब्रिस्तान में इन्हें जो है वो दफनाया गया। इनकी कब्र जो है वो आज भी वहाँ पे मौजूद है। ये कब्रिस्तान की अगर हम बात करें तो ये मुकम्मल तौर पर आबादी में घिर चुका है, और इसके दरवाज़े को ताला लगा हुआ है, इसलिए मुझे भी दीवार फैलांग कर अंदर जाना पड़ा। और जब आप अंदर जाते हैं तो सामने से बिल्कुल आपको इन दोनों भाइयों की, इमाम बख्श पहलवान की और गामा पहलवान की, दोनों की 7 कब्रें नज़र आती हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। गामा पहलवान की कब्र पर सूरह रहमान की बड़ी ही मशहूर आयत जो अक्सर कोट की जाती है वो लिखी गई है। वो वही मशहूर आयत के कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, के ये आयत उनकी कब्र पर लिखी गई है। और उनके कतबे पर अगर हम बात करें तो कतबे पर एक नज़म उनके लिए जो लिखी गई थी वो तहरीर है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। नज़म है कि उठ गया आज वो शाहज़ोर गयूर, था ज़माने में जो रुस्तम मशहूर, जिसके एक पंजे फुलाद की ज़र्ब तोड़ देती थी शुजाओं का गुरूर। वतने पाक का फनकारे अजीम, उसके फन का है जहां में मज़कूर। वो नहीं जिंदा मगर जिंदा है, इसकी तालीम हुनर उसका शाऊर। ये नाज़रीन उनकी कब्र मुबारक पर एक नज़म लिखी गई है जो कि मैंने देखी और आपके हमरा शेयर की। इमाम बख्श की कब्र जो है, उनकी पहलवान की कब्र बिल्कुल उसके साथ मौजूद है, और उसके ऊपर सूरत फातिहा मुकम्मल तौर पर लिखी गई है। वेरी अनफॉर्चुनेटली इन दोनों की कब्रों को अगर आप थोड़ा सा बैक साइड से देखें तो वहाँ पर बड़े बड़े शगाफ पड़ चुके हैं। उनको ईंटें लगाकर फिल करने की कोशिश की गई है। और जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पर उन दिनों लाहौर में काफ़ी बारिश हो रही थी, तो बारिश का पानी बाकायदा तौर पर उन सुराखों से अंदर एंटर हो रहा था। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि माजी के इतने बड़े फ़नकार, इतने बड़े पहलवान जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, जिन्होंने फ़न पहलवानी का नाम पूरी दुनिया में फैलाया, पूरी दुनिया जिनको जानती थी, जो पहचान थे, आज उनकी कब्रों के साथ क्या सलूक हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली कोशिश मैंने की थी उसको थोड़ा सा फिलअप करने की, लेकिन ऑब्वियसली जितना मैं कर सकता था उतना ही है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, आज की वीडियो का इख्तिताम यहीं पर करते हैं, और ये वीडियो का पहला हिस्सा है। इसके बाद मैं आपको इस ख़ानदान की अगली नस्ल के हवाले से बताऊंगा, उसके बारे में भी आपको जानने का मौका मिलेगा।
और रिक्वेस्ट ये है कि इसे फॉलो करते रहिएगा। अपने मेज़बान साद ज़ाहिद को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।